नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनहित। इस वक्त उत्तराखंड चुनाव में सिर्फ 24 घंटे से भी कम वक्त बचे हैं। तब हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड चुनाव में असल में मुद्दों पर वोटिंग होगी कि नहीं। यह बड़ी चिंता का विषय होता है क्योंकि लोकतंत्र में शामिल सभी भागीदार, चाहे वह निर्वाचन आयोग हो या फिर सरकार हो या विपक्ष हो या फिर जनता हो, सभी चाहते हैं कि मुद्दों पर ही चुनाव हो। लेकिन कई बार ऐसा हो नहीं पाता है और कई बार ऐसा रहता है कि वो मुद्दे हावी हो जाते हैं जो कोई मुद्दे ही नहीं है। तो क्या उत्तराखंड में भी यही हालत है या सही में जो वहां के सवाल हैं राज्य बंटवारे के बाद से, अलग राज्य निर्माण के बाद से, उन मुद्दों पर इस बार चुनाव हो रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहला परिचय आपका मुनीश कुमार से कराएं। मुनीश कुमार सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाजवादी लोकमंच से जुड़े हुए हैं और उनके साथ हमारे साथ हैं चंद्रशेखर करगेती, हाईकोर्ट नैनीताल हाईकोर्ट में वकील हैं और लगातार सामाजिक मसलों पर बेहद जागरूक ढंग से प्रतिक्रिया भी रखते हैं और भागीदारी भी रखते हैं। बातचीत की शुरुआत मुनीश जी आपसे कि आखिरकार जो चुनाव कल सुबह शुरू हो जाएगा, बूथ पर जनता पहुंचेगी, क्या इस बार का चुनाव मुद्दों पर है, वोटिंग मुद्दों पर होगी? देखिए, इस बार का चुनाव भी पिछले चुनाव से कुछ अलग नहीं है और जो जनता के मुद्दे हैं इस चुनाव के अंदर लगभग गायब है। और जो उत्तराखंड है, राज्य बनने के 20 साल बाद भी जो सवाल है, जिन सवालों को लेकर के उत्तराखंड की हम सब लोगों ने लड़ाई लड़ी, वो सवाल आज भी हमारी जिंदा हैं और अपनी जगह खड़े हैं। और पिछले 20 सालों को हम लोग देखें तो उत्तराखंड की हालत पहले से और ज्यादा खराब हुई है राज्य बनने के बाद। और इन सारे सवालों पर कोई भी राजनीतिक दल बात नहीं कर रहा है और उसके पास उत्तराखंड को सुधारने का, यहाँ के लोगों को के सवालों को हल करने का कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी समाधान नहीं है। जैसे पलायन आयोग उत्तराखंड की सरकार ने बनाया और उसने बताया कि 1700 गांव ऐसे गांव हैं जहां पर कोई आदमी नहीं रहता उत्तराखंड का, यानी कि वहां से लोग वहां से बिल्कुल चले गए हैं। और एक स्टडी ये कहती है कि राज्य बनने के बाद 30 लाख से ज्यादा लोग राज्य छोड़ करके चले गए हैं। और पहाड़ों के अंदर तो हालत बहुत ही ज्यादा जो है खराब है। और हालत यह है कि अस्पतालों में इलाज नहीं है। और तमाम लोग अपने घोषणा पत्र में इस बात को कह रहे हैं कि हम घर घर इलाज पहुंचाएंगे, लेकिन उनका मॉडल क्या होगा इलाज पहुंचाने का? जो मॉडल है वो है पीपीपी मॉडल, और जो कि पिछले 10 सालों से असफल मॉडल साबित हुआ है। हरीश रावत की सरकार थी जब कांग्रेस की, उसने तमाम अस्पताल पीपीपी मोड पर दिए, फिर बाद में वो वापस लिए गए क्योंकि वो लोगों को हेल्थ उपलब्ध नहीं करा पाए। अब जो भाजपा की सरकार है, जो पिछले दिनों यहाँ के मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने यहाँ के 6 हॉस्पिटल पीपीपी मोड पे दिए और उनकी हालत बहुत खराब है। और खुद उनके मंत्री कहते रहे हैं कि हम इनको जो है वापस सरकार इनको खुद चलाएगी। तो जो हेल्थ का मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि पिथौरागढ़ के अंदर एक लड़की पेड़ से गिर गई, उसकी कुछ हड्डियां टूटी। उसको जब सीएससी पे लेकर के आया गया तो वहां पर उसका एक्सरे भी नहीं हो पाया और हल्द्वानी लाते लाते वो रास्ते में उसने अपना दम तोड़ दिया। तो सड़क पर प्रसव होना, गाड़ियों के अंदर प्रसव होना, जंगल में प्रसव होना, ये उत्तराखंड की आज भी सच्चाई है। और दूसरी बात, उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो पलायन हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण है कि उत्तराखंड के अंदर जो वन और पर्यावरण नीति जो भारत सरकार की है, उसने पलायन को बहुत ज्यादा बढ़ाया है। जंगली जानवरों का आतंक उत्तराखंड में बहुत ज्यादा है। जो लोग खेती किसानी करते हैं उनकी खेती किसानी तबाह होती है। और जो हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें बाघ उठा करके ले जाता है। पिछले दिनों हम लोग खबर पढ़ रहे थे कि कोई परिवार छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर में आया, तो उसके बच्चे आंगन में खेल रहे थे, एक बाघ आया बच्चे को उठा के ले गया। तो उत्तराखंड के अंदर जो जंगली जानवर है वो फसलें बहुत नुकसान करते हैं, उससे खेती किसानी चौपट हो रही है। दूसरा यह है कि अ, जो गाय है और जो पालतू पशु है उनको भी जंगली जानवर बहुत ज्यादा मार रहे हैं। उससे लोगों को कैसे राहत मिलेगी, इसकी किसी कोई भी योजना सरकार के पास नहीं है। जो योजना है वो यही है कि सोलर फेंसिंग कर देंगे, दीवार बना देंगे, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है। और लगातार उत्तराखंड के अंदर आप ग्राफ देखिए, हाथी बढ़ रहे हैं, बाघ बढ़ रहे हैं, तेंदुए बढ़ रहे हैं। और जो दूसरे तरह की घास खाने वाले जो जानवर हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और वो खेती किसानी, इंसानी जिंदगी, सबको जो है बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। एजुकेशन का हाल, रोजगार का हाल उत्तराखंड के अंदर बहुत बुरा है। तमाम उद्योग यहाँ पर बंद हो गए हैं। रामनगर क्षेत्र के अंदर एक डेल्टा फैक्ट्री थी, कॉम्पैक्ट, उसके साथ एक दूसरी फैक्ट्री थी, इसमें 6000 वर्कर काम करते थे, वो फैक्ट्री बंद हो गई है। तो वहाँ 6000 लोगों के सामने जीविका का संकट आकर के खड़ा हो गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो सिडकुल इन्होंने बनाया,
सिडकुल से भी तमाम उद्योग जो सरकारी छूट मिल रही थी उसको लेने के बाद यहाँ से वापस चले गए हैं, पलायन कर रहे हैं। वहां पर उद्योग जो है लगातार बंद होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि जो उत्तराखंड के सवाल है, जो यहाँ के रोजगार का सवाल है, यहाँ की जवानी और यहाँ की पानी का जो सवाल है, वो सवाल कोई भी पार्टी के एजेंडे में नहीं है। और जो चुनाव हो भी रहा है वो दरअसल बाहुबल पर, धनबल पर, जातिवाद पर, क्षेत्रवाद पर, इन्हीं सारे मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। और जनता, मेरा ये मानना है कि कल मतदान हो जाएगा और मार्च में इसके जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद जनता अपने आप को फिर ठगा हुआ महसूस करेगी। और जनता के जो मुद्दे हैं इस पूरे चुनाव के अंदर गायब हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड में 200 से ज्यादा वन ग्राम है। उनको बिजली नहीं मिलती, उनको पानी नहीं मिलता, उनको ग्राम प्रधान चुनने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये सवाल किसी भी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे में नहीं है। तो ये जितने भी मूलभूत सवाल हैं लोगों के, जल, जंगल, जमीन, शिक्षा का, रोजगार का, ये जंगलों, जंगली जानवरों से सुरक्षा का सवाल, ये सवाल जब तक इस देश के, इस उत्तराखंड के एजेंडे में नहीं आएंगे, यहाँ की जनता के एजेंडे में नहीं आएंगे, पॉलिटिकल पार्टी जब तक इसका कोई समाधान नहीं देगी, तब तक इन चुनाव का कोई मतलब नहीं है। इन चुनाव, ये जितने भी चुनाव हो रहे हैं, ये दरअसल इसी बात के लिए चुनाव होते हैं कि कांग्रेस जीतेगी या भाजपा जीतेगी या कौन सा दल जीतेगा। जनता के लिए इनके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं। ठीक बात है। चलिए, हम सुन रहे थे मुनीष कुमार को, अब चलते हैं चंद्रशेखर जी के बाद। मुनीष जी ने जो बातें कही, चंद्रशेखर जी आपने सुनी विस्तार से, उसमें कई सारे पहलू रखे जिस पर आप भी बात कहना चाहेंगे। लेकिन आपकी पहचान उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले वकीलों में से भी है। तो हर राज्य में मुद्दा भ्रष्टाचार का भी होता है। आपने छात्रवृत्ति घोटाले का खुला किया, आपने खोला, और उसके बाद जो हुआ सबने देखा। तो ये बताइए कि पानी और जवानी की बात कह रहे थे मुनीष कुमार, तो जाहिर तौर पर पलायन की बात और वहां के जल, जंगल, जमीन की बात थी। राज्य में जो भ्रष्टाचार है जिस कदर है, और वह बढ़ता ही जा रहा है, वह भी कोई मुद्दा है या नहीं? अजय जी, सबसे बड़ी चीज तो पहली ये है। हेलो। जी जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि उत्तराखंड चूंकि हमारे भारत राज्य का ही एक हिस्सा है जी। और उत्तराखंड देश में होने वाली किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि या जिस तरीके से राजनीति चल रही है उससे अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि जो देश में जो प्रमुख पार्टियां हैं वही यहाँ पे चुनाव में भी भाग ली। तो जिस तरह से देश की राजनीति को वो चला रहे हैं, उसी आधार पे यहाँ राज्य की राजनीति भी आगे बढ़ रही है। चूंकि इस समय उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव है और ये यहाँ पे 5वीं विधानसभा अब चुनी जाएगी, तो पीछे की जो 4 विधानसभाएं चुनी गई, उसमें भी इस राज्य की जनता का जो अनुभव रहा है, अब जनता का अनुभव है या नहीं है, लेकिन हम जिस तरीके से, हम जैसे लोग हैं या मेरे जैसे लोग हैं जो सोचते हैं, उनका मानना ये है कि जो बातें या जो मुद्दे 2002 के चुनाव में थे, आज 19 साल बाद में 2022 के चुनाव में भी वही मुद्दों में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर हम बात करें, क्योंकि एक ये अब रवायत बन गई है कि जब भी कभी कोई चुनाव होता है, चाहे वो देश का लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्य की विधानसभा का चुनाव हो, तो पॉलिटिकल पार्टियां अपना एक घोषणा पत्र कहिए, उसको अब अलग-अलग तरीके से जो एक इवेंट मैनेजमेंट के लोग जो पार्टियों को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि अब राजनीतिक पार्टियां इस देश में जनसेवा के लिए नहीं, बाकी लोग माने ना माने, लेकिन मेरा अपना एक ये स्पष्ट नजरिया है कि जितनी भी देश में अब पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है। उनका अपना एक मैनेजमेंट है, उनके अपने एक मैनेजर है, वही मैनेजर उस पार्टी को ड्रिवन करते हैं और वो उस हिसाब से ड्रिवन करते हैं कि पार्टी को कैसे फायदा होगा, जनता को फायदा होगा नहीं होगा, जनता की आकांक्षाएं पूर्ण होंगी नहीं होंगी, इस बात को लेकर के उनके कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि एक रवायत है कि एक चुनाव में जब जाते हैं तो एक मजबूरीवश कह लीजिए या दिखाने को कह लीजिए या लोकतंत्र का ढोल पीटने के लिए कि हम जनता के लिए काम करेंगे, उसके लिए घोषणा पत्र टाइप का कुछ-कुछ पन्ने बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो जहां तक मैं कहूं, जो चुनाव 2022 का उत्तराखंड में हो रहा है, भाजपा में ने भी अपना घोषणा पत्र निकाला है और वो एक पन्ने का एक लिफलेट है जिसमें 8, 10, 15, 20 मुद्दे उन्होंने लिखे हैं और वो मुद्दे कोई वो नहीं है, वो कॉपी कट कॉपी पेस्ट का जमाना अब आ गया है, तो पिछले चुनाव में जो थे वही इसी चुनाव में लिख दिए गए हैं।
ऐसा ही कांग्रेस ने थोड़ा सा वाइड किया, उसने अपना लगभग, मैं समझता हूँ जहां तक आपने भी पढ़ा होगा, तो नियर अबाउट 68 पेजेस का उन्होंने अपना घोषणा पत्र निकाला है, जिसको उन्होंने नाम दिया है हम्म, प्रतिज्ञा पत्र का। जी। और ऐसे ही एक आम आदमी पार्टी ने भी अपना निकाला है, उत्तराखंड क्रांति दल और दूसरे जो दल है उन्होंने भी अपने निकाले हैं, जो बहुप्रचारित नहीं देखिए है, लेकिन चंद्रशेखर मैं जी, एक उद्देश्य बात कहना चाहेंगे जो बेहद एक महत्वपूर्ण बात, आप नई बात कह रहे हैं कि ये पार्टियां बेसिकली एक कंपनी बन गई हैं और उनका एक मैनेजर सिस्टम है। तो अगर यह बिल्कुल पार्टियां कंपनी है, आंदोलन की नहीं है, देश के हित के लिए नहीं है, तो जाहिर तौर पर इनके लिए देश उपभोक्ता बन गया होगा। तो फिर ये पूरे बिल्कुल देश बिल्कुल को प्राइवेट लिमिटेड जैसा व्यवहार करेंगी भविष्य में, या करने लगी हैं। बिल्कुल वो करना। आप पिछले 10 साल के चुनाव देखिए, जी देश के पिछले 2 लोकसभा चुनाव आप देख लीजिए, जी पीछे जो बंगाल का चुनाव हुआ है वो देख लीजिए, जी। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ वो देख लीजिए, हम्म, बिहार का चुनाव हुआ वो देख लीजिए, झारखंड में जो चुनाव हुआ, हम्म, छत्तीसगढ़ में सॉरी, वो हम्म, आप देख लीजिए किस तरीके हम्म, के चुनाव थे। जी क्या वहां वाकई में जो जनता की समस्याएं हैं, और कमोबेश हम भारतीय जनता की अगर देखा जाए तो समस्याएं लगभग लगभग वही हैं जो दूसरे राज्यों की है। आप हम्म, बंगाल में जाइएगा तो वहां भी बेरोजगारी का सवाल है, हम्म, वहां भी हम्म, वहां भी बंद होते उद्योगों का सवाल है, जी वहां भी महिलाओं के जो कानून है उनसे रिलेटेड सवाल है, वहां भी जल जंगल जमीन, जो वहां पे ठीक है, हमारे उत्तराखंड की बनस्पत वहां उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन है उसका सवाल था, वो हमारे उत्तराखंड में भी है। हम्म। तो ये मुद्दे केवल कहने भर को होते हैं, दिखाने भर को होते हैं, लेकिन ये मुद्दे कहीं चुनाव में होते नहीं है। ये अब रवायत भी नहीं है नहीं तो कि इसको उनको क्या मुद्दा समझा बनाने के जाए लिए कि वोट डालें। ये बड़ी चुनावी पार्टियों का एक महोत्सव होता है, जिसमें जनता अपने बिल्कुल अपने हिस्से की भाग ले लेती है और फिर वो खाना पीना खा के अपने अपने घर वापस लौट जाती है हर 5 साल में। क्या इस रूप में समझा देखिए, जाए होने वाले चुनावी माहौल को? इसको, इन चुनावों को आप एक एजीएम की मीटिंग की तरह ले सकते हैं, एजीएम की मीटिंग? जहां पे एजीएम, जो कंपनियों की एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जी जी उसमें उनके शेयर होल्डर आते हैं, और जो बड़े बड़े, जो जिनके पास में ज्यादा नंबर्स के शेयर होते हैं, वो ऊपर बैठते हैं, अपनी बात कहते हैं, वो अपना जो कहना होता है, अटरम पटरम जो भी कहा उन्होंने, लेकिन उनकी बात माननी है ना माननी है वो बड़े शेयर होल्डरों के पास में है। उनको जी कहते हैं भी आप प्रबंध निदेशक चुन लीजिए, आप हम्म, मैनेजिंग डायरेक्टर चुन लीजिए, चेयरमैन जी। चुन लीजिए, अच्छा एजीएम का मीटिंग हो गया, चुनाव हो गया, ठीक है, अपने अपने घर जाए। चलिए, तो तो बहुत इसी तरीके दिलचस्प से हो ये रही है, सब। इस बात को लिए चलते हैं थोड़ा मुनीस के पास भी, और उनसे भी समझते हैं कि मुनीस, चंद्रशेखर जी जो बोल रहे हैं आप सुन ही रहे हैं कि जी। एक मैनेजमेंट जैसी हालत हो गई है और एक एजीएम जैसी स्थिति बन गई है चुनाव की। ये कमोबेश महसूस किया जा रहा है। क्या आपको भी लगता है कि ये स्थितियां इसी रूप में आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि यह सब कुछ बहुत चिंताजनक है? देखिए, जो सवाल करगती जी ने उठाया है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जी। और मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अभी पिछला बजट आप देख लीजिए, हम्म, ये जो भी बजट इस देश के अंदर आता है, प्रदेश के अंदर आता है, तो सरकार उस बजट के लिए जो इनपुट्स लेती है वो किससे लेती है? क्या वो मजदूरों से लेती है, वो यहाँ के गांव के किसानों से लेती है, यहाँ के बेरोजगारों से लेती है? नहीं लेती है। वो इनपुट्स लेती है सीआईआई से, जो पूंजीपतियों के संगठन है, जी डब्ल्यूटीओ है ना, विश्व व्यापार संगठन है, विश्व बैंक है, जो साम्राज्यवादी संस्थाएं हैं, और जो देश के पूंजीपति वर्ग है, उनसे इनपुट्स लेती है। और वो जो सरकार को सजेस्ट करते हैं वही सरकार काम करती है। आप देख लीजिए, जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसके दर कितनी कम इन्होंने कर दी है। 48-50% तक किसी दौर में कॉर्पोरेट टैक्स की दर होती थी, आज वो 25% के भी नीचे आ गई है। तो दरअसल ये जितनी भी पार्टियां काम कर रही हैं, ये इनका चरित्र यही हो गया है कि ये पूंजीपति वर्ग के लिए ही काम कर रही हैं। बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं उनकी मैनेजमेंट कमेटी के रूप में ही काम कर रही है। और ये बात जग जाहिर बात है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं उन्होंने रेखांकित किया है। ठीक बात। चुनाव सुधार की बातें कई बार कही जाती हैं। अगर आप दोनों लोगों की बातों को देश सुन रहा होगा, समाज सुन रहा है, चंद्रशेखर जी, कि चुनाव सुधार की बातें, ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं, ये निर्वाचन आयोग की चिंताओं में से एक होना चाहिए, क्योंकि उसका कर्तव्य है और काम है कि वह सही और बेहतर चुनाव करे। लेकिन कई बार सवाल उठता है कि चुनाव आयोग भी पार्टियों का पेंदा बनता जा रहा है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए अजय जी, ऐसा है, किसी देश में जब तक सुधारों को लेकर के
किसी भी सरकार में या राजनीतिक पार्टियों में शुचिता का सवाल नहीं होगा, नैतिकता का बोध नहीं होगा, तब तक उस देश में कोई सुधार संभव नहीं। मैं जब तक अपने से नहीं मानूंगा कि मैं ये काम गलत कर रहा हूं, तब तक शायद किसी भी देश में लाठी या डंडे के जोर पे सुधार नहीं लाया जा। जिस तरीके से आज के दिन में पार्टियां टिकट बांटती हैं, बीजेपी ने अपना दिया, कांग्रेस ने अपना दिया, आम आदमी पार्टी ने अपना दिया, लाना फलाना ढिमका ने किसी और को दिया। जबकि होना क्या चाहिए, अगर वाकई में इस देश में लोकतंत्र लाना है या लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो जो पार्टियां कहती है कि हमारे सदस्य इस फला विधानसभा में इतने हैं, फला ग्राम में इतने हैं, फला ब्लॉक में इतने हैं या फला तहसील में इतने हैं, तो प्रत्याशियों को तय करने से पहले उन्हें अपने वहां भी एक डायरेक्ट वोटिंग का सिस्टम लाना चाहिए। जी। डायरेक्ट वोटिंग का सिस्टम कैसे? जैसे सपोज कीजिए रामनगर या मैं हल्द्वानी में रह रहा हूँ, कालाडूंगी मेरी विधानसभा है, तो कालाडूंगी विधानसभा में भाजपा अपने किसी प्रत्याशी का चुनाव करे, उसके लिए अपने सदस्य जो उसके पंजीकृत है उनके बीच में वोटिंग करवाए, और जो लोगों ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है कि भी मैं विधायक प्रत्याशी तमाम हम देख रहे थे आज से साल भर पहले ही यहाँ पे बोर्ड लगने लग गए थे 60 विधानसभा 61 विधानसभा से, और वो जो कभी दिखाई नहीं देते थे धरातल में, वो पोलों में लटके हुए दिखाई दे रहे थे। बहुत से ऐसे महानुभाव थे जो कभी हमको पैदल चलते हुए नहीं दिखाई दिए, लेकिन पोल पे लटके हुए जरूर दिखाई दिए होर्डिंग के रूप में। तो वो लोग अपने सदस्यों के बीच में जा करके चुनाव करवाए, वहां से वो सदस्य तय करे कि भी भाजपा का इस एरिया का प्रत्याशी ये होगा। ऐसी ही बात कांग्रेस भी करे, तो ये एक शुरुआत होती है मजबूत लोकतंत्र की। वहां पे जनता तय करती है कि प्रत्याशी कौन होगा। तो बीजेपी का प्रत्याशी जनता ने तय किया, कांग्रेस का प्रत्याशी जनता ने तय किया, क्योंकि नीचे के लेवल से आया, चुनकर आया। और जब इस तरीके से चुन करके कोई प्रत्याशी आएगा, तो वो प्रत्याशी जो होगा वो जरूरी नहीं है कि कोई लाला या अरबपति करोड़पति होगा, वो एक सामान्य कार्यकर्ता भी हो सकता है। तो जो चुनाव में अभी हालिया दौर में हमने देखा कि जो चुनाव आयोग हर 5वें साल में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ चुनाव आयोग चुनाव में खर्च की लिमिट को बढ़ाता जा रहा है। जबकि होना ये चाहिए, चुनाव आयोग को रिफॉर्म के लिए, पॉलिटिकल प्रत्याशियों के लिए ये कहना चाहिए कि आप जिसे भी अपना सिंबल दोगे वो जनता के बीच से चुनकर आना चाहिए, तब हम आपको उसका सिंबल का हकदार मानेंगे। अगर वो थोपा गया है, आपने हाईकमान से उसको तय किया है, हम ऐसे प्रत्याशी को आपके प्रत्याशी के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे, उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट करेंगे। वहां पे आप पैसा घटाते जाएंगे, 40 लाख है 25 लाख कीजिए, 10 लाख कीजिए। एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पे 2 लाख रुपए में भी विधानसभा का चुनाव लड़ा जा सकता है। वो तब आएगी जब इस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से प्रत्याशी जो डिक्लेयर होने हैं अलग अलग पार्टियों के, वो अपनी पार्टी के इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम या जो लोकतांत्रिक तरीका है उससे चुन करके आए। अब हो क्या रहा है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ अजय जी। हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग हर 5वें साल उसकी पैसे की लिमिट को बढ़ाता जा रहा है। मेरे पास में पैसा नहीं है, लेकिन मेरी जनता में पकड़ है। मैं मुद्दों की बात करता हूं, मैं सारे सवालों को उठाता हूं अपने पार्टी में रहते हुए भी उसी लोकतांत्रिक तरीके से। होता क्या है, चुनाव के समय में एक महोदय ऐसे आते हैं जो कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, कोई खनन का काम करता है, कोई ठेकेदारी करता है, कोई शराब का ठेका चलाता है, कोई दलाली करता है शासन में नेताओं मंत्रियों के लिए। वो आकर के पैसा दे करके टिकट ले जाता है। अब आपके पास में, जनता के पास में बचा क्या? वो ऐसे थोपे हुए लोगों को वोट दे, तो वहां पे क्या होगा, फिर वहां पे मुद्दा हावी नहीं होता है। जिस तरीके से पैसा वहां इन्वॉल्व हुआ, उसी तरीके से पैसा भी जनता के बीच में बढ़ता है। और जो बेकार लोग हैं, जिनको पैसे की जरूरत है, जिनको ये लगता है कि मेरे को एक दिन का चलो 500 रुपया भी मिल गया, मिला तो सही, वोट भी वही लोग करने फिर जाते हैं, वही लोग सरकारों को चुनते भी है, वही लोग विधायक भी चुनते हैं, वही लोग सांसद भी चुनते हैं। आम आदमी जो समझ रखता है इस तरीके की, मैं नहीं समझता कि उनका अगर आप वोटिंग परसेंटेज अगर आप निकालेंगे, जो सुचिता रखता है, जो सोचता है समाज के लिए, वो पूरे पोलिंग परसेंटेज में से आपको 2 या 1% लोग मिलेंगे जो इस तरीके के सवालों पे
बात करते हैं। ठीक। तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के लिए कि यहाँ पे इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन चुकी पॉलिटिकल पार्टियों का पैसावाद हावी ना हो, वाकई में जनता को जनता के मतलब ये है प्रतिनिधि कि मुद्दों सांसद या का विधायक के चुनाव रूप में अगर मिले। कराना है चंद्रशेखर जी, अगर मुद्दों का चुनाव कराना है तो एक ये रिफॉर्म भी, इलेक्शन रिफॉर्म बिल्कुल भी या चुनावी राजनीति का सुधार भी करना होगा। हम चले चलते हैं फिर बिल्कुल से एक बार एक टिप्पणी लेने के लिए मुनीष जी के पास। मुनीष जी, आप आंदोलन से आते हैं, लगातार आंदोलनों में भागीदारी रखते हैं, आप लोग एक आध बार चुनाव भी लड़े हैं। चुनाव की जिस तरह की स्थितियां बनती जा रही हैं, सहयोग से यह बहस बहुत ही अच्छी हो रही है और वाजिब सवाल आ रहे हैं जो कि आमतौर पर धूम धड़ाम वाली बहसों में नहीं आते हैं। वो ये कि मतलब लगातार जन आंदोलनों से या जनता के बीच आने वाले लोग हाशिए पर ढकेले जा रहे हैं चुनाव में, वो लगभग नहीं भागीदारी कर। ये अगर स्थिति रही तो आपकी क्या राय है कि क्या मतलब वो लोग तो चुनाव ही भविष्य में नहीं लड़ पाएंगे अगले साल से, वो भी संभव नहीं हो पाए, फिर मुद्दों की राजनीति तो खत्म ही हो जाएगी। अगर हम एक सवाल में ये भी जोड़ लें कि मुद्दों की जब हम बात करते हैं तो उसमें वामपंथी राजनीति से आने वाले लोग, जन आंदोलनों से आने वाले लोग सबसे आगे होते हैं। और जब मुद्दों पर ही चुनाव नहीं होगा या चुनाव ही इतना महंगा होता जाएगा, फिर बचेगा क्या? आवाज आप ऑन करें, ऑन करें। जी। चुनावी राजनीति में जो लड़ने वाले लोग हैं, जो समाज की बेहतरी के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनका स्पेस लगातार सिकुड़ रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव में एक तो जो पूरा मीडिया है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और जब मीडिया की बात आती है तो मीडिया में जो आंदोलन के लोग हैं, वामपंथी लोग हैं, उन पे वो बजट नहीं है कि वो विज्ञापन दे सकें, उनको पेड कर सकें, तो वो एक तो मीडिया से लगभग गायब हो जाते हैं चुनाव के टाइम पर। एक तो बड़ा फर्क यहाँ पे आना शुरू होता है। दूसरी बात यह है कि शराब, पैसा, जाति, धर्म, ये चुनाव के अंदर मूल मुद्दे बना दिए जाते हैं। और एक सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर के एक अपना अध्ययन जारी किया है। उसने ये कहा कि जो वीकर सेक्शन है देश का, उसकी स्थिति यह है कि वहां पर वोटों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पैसा बांटा जाता है और सारी पॉलिटिकल पार्टियां पैसा बांट करके वोट खरीदने का काम इस देश के अंदर कर रही हैं। और आज जितनी भी पार्टियां टिकट दे रही हैं वो ये देखती हैं कि जो कैंडिडेट है उसकी आर्थिक हैसियत क्या है। और आप देखेंगे कि जितने भी कैंडिडेट हैं, उत्तराखंड चुनाव का आप उठा करके देख लीजिए, वो या तो ठेकेदार मिलेंगे आपको, या वो किसी दूसरे तरीके से ठेकेदार को सपोर्ट कर रहे होंगे। पूरा एक ठेकेदार की पूरी लॉबी बन गई है। जैसे पुल बनाना है तो उसके लिए ठेका चाहिए, कोई बिल्डिंग बनानी है तो ठेका है, सड़क बनानी है तो ठेका है, कोई किसी फैक्ट्री में या किसी सरकारी स्कूल में कोई सामान जाना है तो उसके लिए ठेका है। तो हर जगह ठेका है। तो जो नेता है इनके इर्द गिर्द एक ठेकेदारों की पूरी लॉबी सक्रिय हो गई है और यही इनका पूरा चुनाव का प्रबंधन संभालती है। और जो भी दल जीतता है उसकी जो ठेकेदार की लॉबी है उन्हीं को काम मिलता है। तो जो चुनाव है वो जाति का, धर्म का, पैसे का, इन सब चीजों का चुनाव होकर के रह गया है। और आप देखिए कि 40 लाख की लिमिट तो चुनाव आयोग ने घोषित की है, लेकिन जो खर्चा होता है आज की तारीख में कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है, जो बड़ी पार्टियां लड़ रही है वो 2 करोड़ 5 करोड़ से कम का बजट लेकर के बैठी हुई है। और हालत यह है कि जो अखबार वाले विज्ञापन ले रहे हैं और उनका जो बिल दे रहे हैं बहुत कम दे रहे हैं, यानी कि वो भी इस पूरे भ्रष्टाचार को बनाए रखने के लिए एक पूरा का पूरा टूल बने हुए हैं। तो चुनाव जो है दरअसल जिस तरीके से बन गया है, आप देखिए कि उसमें आम आदमी की बात ही मतदाता तक नहीं पहुंच सकती। जब उसकी बात ही मतदाता तक नहीं पहुंचेगी तो फिर चुनाव को लड़ेगा कैसे? दूसरी बात, जितनी पोलिंग बूथ पर लोग बैठते हैं उनको जब बस्ते दिए जाते हैं, तो मेरी अभी एक कांग्रेस के कार्यकर्ता से बात हुई, बोले पहले तो 200 रुपए देते थे कि भाई बंदा बैठा हुआ है तो कुछ खा पी लेगा, फिर वो 2000 हुए और आज 5000 रुपए जो है वो बस्ते के अंदर रख के दिए जाते हैं। जो रैलियां हैं हम लोग तमाम लोगों के बीच में देख रहे हैं कि 200 रुपए 500 रुपए पर हेड दिए जा रहे हैं, उससे जो है भीड़ जुटाई जा रही है। तो दरअसल चुनाव भी एक कॉर्पोरेट का मैनेजमेंट हो गया है। ये दरअसल जनता के मुद्दों को लेकर सारी चीजें खत्म हो गई, ना तो जनता के मुद्दे बचे हैं, ना ही इसके अंदर जो चुनाव लड़ने के लिए जो एक मिनिमम शुचिता होती है, ईमानदारी होती है, वो भी नहीं बची है। साम दाम दंड भेद जैसा भी है वोट चाहिए, और उस वोट के लिए, उस सत्ता को पाने के लिए पार्टियां रातों रात दल बदल रही हैं। जो नेता है वो आज इस दल में चुनाव लड़ रहे हैं, कल उस दल में चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख लीजिए नैनीताल सबसे बड़ा उदाहरण है। पिछली बार सरिता आर्या जो है भाजपा की, पिछली बार कांग्रेस की कैंडिडेट थी, इस बार भाजपा की कैंडिडेट है।
संजीव आर्य पिछली बार भाजपा के विधायक थे, इस बार कांग्रेस के विधायक हैं। और ऐसा एक उदाहरण नहीं है, आप उत्तराखंड के अंदर ही देखेंगे तो मैं दर्जनों उदाहरण आपके सामने रख सकता हूँ। तो दरअसल अब चुनाव जो है ये इस बात का चुनाव हो गया है कि कौन सा गिरोह जनता को प्रशासन करेगा, और इसमें जो आवाज उठाने वाले लोग हैं जिनकी सही मायनों में सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, जो विधानसभा और संसद तक पहुंचेंगे तो जरूर वहां पर जनता की आवाज बन सकते हैं, जनता के लिए मुद्दे उठाने का काम कर सकते हैं, जनता की चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। उनके लिए स्पेस लगातार श्रिंक हो रहा है और लगातार उनका वोट प्रतिशत घट रहा है, और मतलब लगातार वो हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। ये पूरा सिस्टम इसी तरीके से तैयार कर दिया गया है। अब ये जो आपकी बात है और जो चिंता है कि लगातार हाशिए पर ढकेले जा रहे हैं, चंद्रशेखर जी आपसे आखिरी टिप्पणी, अब बातचीत को खत्म करेंगे यहीं पर, वो ये कि अगर स्थितियां ऐसी हैं, अगर मुद्दे चुनाव में नहीं एड्रेस हैं, चुनाव उन मुद्दों पर नहीं लड़ा जा रहा है, तो ये मुद्दे तो जीवित हैं। अगर उत्तराखंड की स्पेसिफिक बात करें तो पलायन, बेरोजगारी, सड़कों का सवाल और स्वास्थ्य का प्रश्न, ये सब जीवित सवाल हैं। तो अगर यह चुनाव हल नहीं करेंगे मुद्दों में, तो फिर वह पार्टियां भी 5 साल में सत्ता में जीतने के बाद हल नहीं करेंगी। तो इसके हल लेने के लिए जनता कहां जाए? आखिरी टिप्पणी आपकी। अजय जी, जब भी किसी बात की अति होती है जी, तो अति कोई ज्यादा लंबी नहीं चलती, वो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल का एक साइकिल होता है। जी, इतिहास है गवाह इस चीज का। जब जब अति हुई है और शासकों ने जनता से मुंह मोड़ा है, तो जनता का प्रतिरोध खड़ा हुआ है, और वो प्रतिरोध हमेशा निचले तबके से आता है। मध्यम वर्ग कभी प्रतिरोध नहीं करता, क्योंकि उसके लिए हमेशा चीजें पॉजिटिव ही होती है। तो उत्तराखंड में भी वो स्थितियां चिंताजनक हैं, और वो इसलिए भी ज्यादा चिंताजनक है और अलार्मिंग है क्योंकि दिन प्रतिदिन यहाँ पे पहाड़ खाली होते जा रहे हैं। एक जगह का मानविकी जो है वो जनसंख्या का घनत्व तो बढ़ता जा रहा है और एक जगह का घटता जा रहा है। तो ये आपसी लूट मार, चोरी, दंगे फसाद वगैरह, ये सारी चीजें भी हम आने वाले समय में उत्तराखंड में देखेंगे, क्योंकि उसकी वजह यही है कि जहां बैलेंस नहीं होता है चीजों का, जहां संसाधनों का, रोजगार के साधनों का, कमाई का, रहने की जगह का, स्वास्थ्य वगैरह, शिक्षा सुविधाओं का जब बंटवारा सही समुचित तरीके से नहीं होता, और इतिहास में ऐसा रहा है, जब भी लड़ाइयां हुई हैं या जब भी जनता का प्रतिरोध सामने आया है तो इन्हीं वजहों से आया है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें स्थायी हैं। मैं आशान्वित हूं कि भी जब कभी भी हो, 5 साल का समय लगेगा या 10 साल का लगेगा, ये चीजें बदलेंगी। ठीक है, आप लोगों का बातचीत के लिए शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी लोक मंच के मुनीश कुमार, और उनके साथ थे हाई कोर्ट के वकील चंद्रशेखर करगेती। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।